Hello guys and welcome to our new YouTube series. In this series we will be covering all of the maths topics for qualifiers and then for the extended term one also. To begin with, first let's start with my introduction. Myself Dhruv Janakala and I have completed my first term with a score of 9 CGPA and I would be your maths mentor. ये सीरीज हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके रहेगी. टू बी प्रिसाइज ये इंग्लिश सीरीज रहेगी. और पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले क्यों ना हम कोट ऑफ द वीक के थ्रू जाए. व्हाट इज मैथमेटिक्स? ये सवाल हमने कभी ना कभी तो सुना ही रहेगा और इसका सबसे अच्छा जवाब शकुंतला देवी जी ने दिया है, जो कि एक ह्यूमन कैलकुलेटर के बराबर ही थी. सो इट इज ओनली अ सिस्टमैटिक एफर्ट ऑफ सॉल्विंग पजल्स प्रपोज्ड बाय नेचर. हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि मैथ्स प्रॉब्लम्स को एज अ डिफिकल्ट सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस एंड ऑल, पर अगर हम उन्हें पजल्स की तरह देखें सो इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग. इसलिए मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप सब कंसिस्टेंट रहे इस सीरीज के साथ, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी ही चाहिए. जस्ट स्टे कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट विद दिस वीडियो सीरीज. एंड फर्स्ट विद आई विल गिव यू अ क्विक रिव्यू. ये प्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है. अगर आप ये स्लाइड्स के गो थ्रू होंगे तो आपका टाइम बचाने के लिए हमने यहाँ पे दे दिए है. नेक्स्ट हम इस वीडियो में क्या टॉपिक्स कवर करेंगे वो यहाँ पे लिखे हैं. फर्स्ट हम नंबर सिस्टम से चालू करेंगे. उसके बाद एक्स्ट्रा टॉपिक्स. ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में तो आते नहीं है पर इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज हो जाते हैं. उसमें हम प्राइम नंबर सीखेंगे, टर्मिनोलॉजीज देखेंगे. उसके बाद दो फंक्शन है मॉड्यूलो और जीसीडी बोल के, वो बहुत आसान है. मैं आपको एक वॉक थ्रू और एग्जाम्पल दे दूंगा उनकी ईच. उसके बाद हम सेट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज कवर करेंगे. वेन डायग्राम्स एंड अदर सम टू फॉर्मूलाज आर ऑल्सो देयर. उसके बाद बेबी कर्व का हम एक इंट्रो देखेंगे, वो पूरी तरह से आपको वीक 4 में अच्छे से आ जाएगा. उसके बाद रिलेशंस एंड फंक्शंस के ऊपर हम एंड करेंगे कुछ क्वेश्चंस करके. सो टू बिगिन विथ फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम. आप सब ने आज तक पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से इन्फिनिटी तक स्टार्ट होते हैं, पर इस कोर्स और आगे हम ये जानेंगे कि जो नेचुरल नंबर्स है उनको हम 0 से स्टार्ट करेंगे और होल नंबर्स का ऐसा कोई सिस्टम हम हमारे कोर्स में इन्वॉल्व नहीं करेंगे. दैट्स देन सेकेंड इंटीजर नंबर्स. इट्स सेम एज द होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स आप दोनों हमारे लिए सेम है अब से वैसे, और उसमें बस नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं. हर 1 टू इन्फिनिटी के -1 टू नेगेटिव इन्फिनिटी रहेगा. उसके बाद रैशनल नंबर्स स्पेसिफिक नंबर्स रहते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और q 0 नहीं हो सकता, क्योंकि लेट्स से अगर आप p को 1 एज्यूम करते हो q को 0, तो 1/0 नियर टू इन्फिनिटी होता है पर वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं देता, तो वो अनडिफाइंड है. उसके बाद इरेशनल नंबर्स. ये स्पेशल टाइप के नंबर्स होते हैं जिनको अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में लेके डिवाइड भी करें तो इन्हें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग और या फिर रिकरिंग रिजल्ट देते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जब आप डिवाइड करेंगे आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, और नॉन रिपीटिंग मतलब जैसे आप 1/3 को आप करेंगे डिवीजन तो 0.333 रिपीट होता है, वैसे ये नंबर्स में रिपीट नहीं होता. अब पाई की मोस्ट ऑफ द टाइम हम वैल्यू 22/7 लेते हैं, पर वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू एग्जैक्ट नहीं. पाई ई अंडर रूट ऑफ ऑल numbers except the perfect squares, all are irrational numbers. नेक्स्ट रियल नंबर्स. रियल नंबर्स और कुछ नहीं, बस जितने भी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर है उन सब का एक सेट है. मतलब एक साथ उन जब को आप लिखते हैं तो वो रियल नंबर्स के अंडर आते हैं. और यहाँ पे एक यू बोल के सिंबल है, उसका मतलब यूनियन होता है. जब भी आप दो बड़े सेट्स को यूनाइट करना चाहते हैं तब आप यूनियन के सिंबल को यूज करते हैं. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे लेक्चर में. और कॉम्प्लेक्स नंबर्स मोस्ट ऑफन x प्लस वाई टाइम्स आई के फॉर्म में रहता है. यहाँ पे आई आयोटा रहता है. आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 रहती है, इसलिए आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 इक्वेशन बनता है. ऑल्सो हमारे इस कोर्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ज़्यादा यूज नहीं करेंगे. सो दैट्स इट. आगे जाके हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स देखते हैं. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स रहते हैं जिनके अंदर दो फैक्टर थे, एक वो खुद और उसके साथ 1. सम एग्जाम्पल्स आर 2, 3, 5, 7 and 2 is the only even prime number जो हमें पता होना चाहिए. Then some extra factor tips are that factors of numbers always occurs in pairs. अब अगर let's say आप एग्जांपल लेते हैं 4 का, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे ऑड फैक्टर्स मिलेंगे 1, 2 और 4. और अगर आपने एग्जांपल लिया 8 का 1, 2, 4
8, ए से आपको फैक्टर्स मिलेंगे 1 2 4 8, ये 4 नंबर है। आप देख सकते हैं 4 नंबर्स मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है जिससे 8 डिवाइड होता है। वही अगर परफेक्ट स्क्वायर रहता है जैसे कि 4 9 ये सब, तो वो बस ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स से डिवाइड होते हैं। सेकेंडली, जितने भी नंबर्स हैं हम उन सबको प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसलिए जो भी नंबर एग्जिस्ट कर से वो सब प्राइम नंबर्स के एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 8 को हम 2 to the power 3 लिख सकते हैं। 10 को आप 2 into 5 लिख सकते हैं, जहाँ पे 2 to the power 1 into 5 to the power 1 रहता है। मल्टीप्लीकेशन है, इट्स जस्ट अ रिपीटेड एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें 2 into 8 करना है आपको, तो फिर आपको बस 2 को 8 टाइम्स ऐड करना है। वैसे ही डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। 7 divided by 3 is nothing but 7 minus 3, which gives you 1 as remainder. Next thing, some terminologies. डेंस नंबर क्या रहते हैं? आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लीजिए, अगर उनके बीच में इन्फिनेटली मेनी नंबर्स आ रहे हैं तो वो डेंस नंबर्स होते हैं। जस्ट लाइक जैसे फॉरेस्ट रहते हैं, डेंस फॉरेस्ट में दो ट्रीज के बीच में बहुत सारे प्लांट्स हो सकते हैं छोटे, वैसे ही इनके बेस्ट एग्जांपल से रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स से आपने कोई भी दो रियल नंबर लिए 1.5 और 2.5, उनके बीच में आपको 2 मिलेगा, 2 और 1.5 के बीच में 1.75 मिलेगा। वैसे वो कंटिन्यूअली बहुत सारे नंबर्स है। वैसे ही डिस्क्रीट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके अगर आप दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हैं तो उनके बीच में कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। लेट्स से आप नेचुरल नंबर्स और इंटीजर इसके एग्जाम्पल है। आप दो नेचुरल नंबर लीजिए 3 और 4, क्या उसके बीच में कोई भी नंबर है? नहीं, इसलिए ये डिस्क्रीट है। ऑल्सो कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब एक के बाद एक आने चाहिए। नेक्स्ट, इंटरवल्स और वेवी कर्व मेथड। इंटरवल्स मतलब कि हमें जो भी हमें पीक पॉइंट्स दिए हैं वो हमारे ए और बी को रिप्रेजेंट करते। जैसे कि अगर मैंने कहा फ्रॉम 1 to 2, तो आप 1 और 2 को ब्रैकेट्स में लिखेंगे, पर यहाँ पे दो टाइप के ब्रैकेट्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसका मतलब है क्लोज्ड इंटरवल्स। इस केस में हम जो भी पीक वैल्यूज है ए और बी, उन दोनों को इक्वेशन में इन्वॉल्व करते हैं। वही अगर आप दूसरे ओपन इंटरवल को देखेंगे तो उसमें कर्व ब्रैकेट्स है, इसका मतलब कि हम ए और बी को हमारे पार्ट आंसर का पार्ट नहीं मानते। इसलिए जब आप नीचे इक्वेशन देखेंगे तो ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू बी लिखा है। वहीं पे x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b है ओपन इंटरवल में। ये मोस्टली वेवी कर्व मेथड में यूज होता है। वेवी कर्व मेथड में हम इक्वेशन देखते हैं, ये नॉर्मली इनइक्वालिटीज के साथ पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने में यूज होता है। लेट्स से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और इक्वल टू 0 दे दिया, तो आप तुरंत उसके रूट्स फाइंड करके बोल सकते हो ए और बी उसका वैल्यू है। पर अगर आपको इनइक्वालिटी दे दी जाए कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो उस टाइम हमें वेवी कर्व यूज करना पड़ जाता है, क्योंकि हमें एक वैल्यू नहीं चाहिए, हमें रेंज ऑफ वैल्यूज चाहिए। लेट्स से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का एक ग्राफ बनता है, जैसे कि ये हमें पूछा गया है कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी की वैल्यूज फाइंड करो सच दैट इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसलिए हम पहले वेवी का मेथड को प्लॉट करने के लिए पहले एक लाइन प्लॉट करेंगे, या पहले एक लाइन प्लॉट करेंगे हम, उसके बाद ए और बी के दो वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम राइट हैंड साइड से प्लस लेके चालू करेंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड माइनस, उसके बाद वापस प्लस। इसका ये है कि एवरी जब भी एक रूट आता है उसके बाद ग्राफ लाइन क्रॉस कर लेते हैं, इसलिए उसकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव क्वाड्रेंट में वो चला जाता है। और हमें पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर का पार्ट पॉजिटिव रहता है और एक्स एक्सिस का नीचे का पार्ट नेगेटिव। इसलिए ऑल्सो जो क्लोज इंटरवल्स रहते हैं उनको जब हम ग्राफ करते हैं ए एंड बी पॉइंट्स पे, वो लोग डार्क सर्कल्स की तरह दिखाते हैं उनको, मतलब कि वो पॉइंट्स भी हमारे इसमें थे, इसलिए वो पॉइंट्स हमें हमारी इक्वेशन के आंसर में लेने हैं। और जब हम सेम इसके साथ करते हैं ओपन इंटरवल के साथ, तब हम लोग उनको हॉलो सर्कल्स की तरह दिखाते हैं कि वो पार्ट हमारे इक्वेशन का पार्ट नहीं है, बस वहां फ्रॉम टू की तरह रहता है वो, कि ए और बी के बिटवीन जो आंसर है वो है। और जो दूसरा रहता है वो टू एंड फ्रॉम रहता है कि ए से ए को लेके माइनस इन्फिनिटी तक और बी को लेके इन्फिनिटी तक। उसके बाद दो एक्स्ट्रा फंक्शंस जो हमने बात किए थे, एक है मॉड्यूलो और दूसरा है जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर। मॉड्यूलो फंक्शन बस हमें रिमाइंडर देता है। जैसे 7 mod 3 लिखा है, तो 7 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1, इसलिए 1। ऑल्सो इफ आपका जो मॉड्यूलर फंक्शन है वो अगर आपको 0 आंसर दे दे, मतलब कि
बी मॉड ए, मतलब ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, ऐसा स्टेटमेंट हमें मिल जाता है, क्योंकि अगर ए बी को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर 0 दे रहा है तो वो उसका फैक्टर है। तो उस केस में एक नोटेशन आता है कि हम बी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके ए लिख देते हैं। उसके बाद जीसीडी, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इस फंक्शन का काम यह है कि जो भी हम दो इनपुट्स देंगे उनके बेस पे जो उन दोनों को सबसे बड़ा नंबर जो उनको डिवाइड करने वाला रहेगा ये उससे हमें रिटर्न कर देता है। लेट्स से हम जीसीडी में 9 और 3 डालते हैं तो हमें जीसीडी की वैल्यू 3 मिल जाएगी, क्योंकि 3 सबसे बड़ा नंबर है जो 9 और 3 को डिवाइड कर दे। ऑल्सो अगर आप जीसीडी के अंदर कोई भी प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर डालते हैं तो आपको जीसीडी का आउटपुट 1 मिल जाएगा, क्योंकि एक प्राइम और को प्राइम के बीच में बस 1 ही है जो कॉमन फैक्टर रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है सेट्स। सेट्स इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। लेट्स से आप कोई भी रैंडमली चूज कर लो, टॉयज का सेट बना सकते हैं, फूड आइटम्स का, फ्रूट्स का, एक्सेट्रा, नंबर्स, या फिर कोई इक्वेशन लगा के आप उसके सॉल्यूशंस का सेट बना सकते हैं। सेट्स को कर्ली ब्रेसेस में लिख दिए जाते हैं जहाँ पे एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। सेट लिखने के लिए 3 हम स्टेजेस यूज करते हैं, पहले ट्रांसफॉर्म, फिर फिल्टर, फिर जनरेटेड। इसका मीनिंग है कि लेट्स से आप ट्रांसफॉर्म की जगह पहले अगर आपके पास एक एलिमेंट एक्स है तो आप उसमें क्या मैनिपुलेशंस करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे 1 2 3 का सेट बनाना है और मैं जानता हूँ कि मैं नेचुरल नंबर्स को यूज करूंगा, जो हम प्री डिफाइंड सेट है उसे यूज करके नए सेट बनाते हैं। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स तो 0 से स्टार्ट होते हैं, पर हमें 1 2 3 का सेट चाहिए, इसलिए हम x+1 डालेंगे ताकि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट हो वो 1 आए। उसके बाद फिल्टर, हमें कितने नंबर्स चाहिए, हमें बस 3 नंबर्स चाहिए, और क्योंकि हमने नेचुरल नंबर्स यूज किया है तो आगे जाके हमें 2 + 1 3 मिल जाएगा, इसलिए हम लेस देन 3 डालेंगे। आप लेस देन इक्वल टू 2 भी डाल सकते हैं, कि जब लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है कि लेस देन पे 2 से पहले और इक्वल टू है तो 2 को भी वो इन्वॉल्व कर लेगा। और फिर जो लास्ट स्टेटमेंट है उसका मीनिंग है x बिलोंग्स टू n। इसका मतलब हम कहाँ से जनरेट कर रहे हैं हमारे x को, हम x को एक प्री डिफाइंड सेट से जनरेट कर रहे हैं जो नेचुरल नंबर्स है। ऑल्सो जो भी सेट के जो नाम रहते हैं वो नॉर्मली कैपिटल लेटर्स से डिनोट किए जाते हैं। सेकेंड थिंग, कार्डिनलिटी क्या होती है? कार्डिनलिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। उसको हम दो लाइंस को, पैरेलल लाइंस के बीच में लेटर सेट के जो अल्फाबेट है उससे रख के डिनोट करते हैं। ऑल्सो इसको आप मॉड ए भी बोल सकते हो, क्योंकि इस सिमिलर, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो हम इसको डेप्थ में जाएंगे। उसके बाद वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के थ्रू हम जो हमारे पास अलग अलग सेट्स है उनके बीच में रिलेशंस डिफाइन करने को ट्राई करते हैं। जैसे कि अभी जो वेन डायग्राम है वो डिफरेंट नंबर सिस्टम्स का है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर्स, फिर रियल नंबर्स, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ यहाँ पे कुछ अलग टाइप के सेट्स है जो हमें जानने चाहिए। फर्स्ट है सबसेट। अ सबसेट इज अ सेट हुज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट और बिलोंग्स टू अनदर सेट। मतलब लेट्स से अगर आपके पास एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, 0 से लेकर इन्फिनिटी जाता है, उसके बाद आपने प्राइम नंबर्स का एक सेट बनाया, तो यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स का सेट है वो आपके नेचुरल नंबर्स के सेट का एक सबसेट है। सबसेट या तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब वो एम्प्टी सेट होता है जिसे हम फाई कहते हैं। उसके अंदर कुछ नहीं था, बस दो कर्ली ब्रेसेस रहते हैं और अंदर कुछ भी हमें डालने की जरूरत नहीं रहती। वो भी एक सेट सबसेट हो सकता है किसी भी सेट का, या फिर जो सेट है वो खुद भी उसका सबसेट होता है। एक नेचुरल नंबर का जो सेट है वो अपने ही नेचुरल नंबर का सेट का सबसेट भी है। जैसे कि मैंने पहले टर्म में सेट दिखाया था 1 2 3, अगर मैं और एक सेट लिख दूं 1 2 3 तो उसी का सबसेट हो जाता है। यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल्स है कि नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, एंड रैशनल नंबर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड रियल नंबर्स आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑल्सो इसके बाद जो हमें नेक्स्ट टाइप का सेट पढ़ना है वो है पावर सेट। पावर सेट इज अ स्पेशल सेट। लेट्स से आप कोई भी एक सेट लेते हैं, लेट्स से आपने एक सेट लिया ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 और 2, फिर आप उसके सारे पॉसिबल सबसेट्स बनाएंगे। एक सबसेट है कि उसमें बस 1 आए, एक में बस 2 एलिमेंट रहे, एक में 1 और 2 दोनों एलिमेंट रहे, और एक में कोई एलिमेंट ना रहे। ये चारों भी सबसेट से मेन सेट 1 और 2 यानी कि ए के। तो जब हम इन सारे सबसेट्स का एक सेट बना देंगे तो उसे हम पावर सेट कहते हैं। ऑल्सो जो पावर सेट की कार्डिनलिटी है वो फिक्स रहती है, वो 2 टू द पावर n रहती है। यहाँ पे n हमारे जो मेन सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। जैसे से अगर आपकी मेन सेट की कार्डिनलिटी 3 है तो आपके पावर सेट की कार्डिनलिटी 8 होगी, क्योंकि वो 2 टू द पावर 3 होगा इसलिए। उसके बाद दो बेसिक फॉर्मूलाज है।
को दो दिए थे, एक फिजिक्स स्टूडेंट्स जिन्होंने फिजिक्स सब्जेक्ट लिया या फिर केमिस्ट्री स्टूडेंट जिन्होंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है, और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लिए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपको फाइंड आउट करना कि एक क्लास में एग्जैक्टली कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने केमिस्ट्री फिजिक्स या फिर उन दोनों में से कुछ भी लिया हो। तो इसके लिए पहले फिजिक्स के स्टूडेंट्स में केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के नंबर ऐड करेंगे, उसके बाद वो स्टूडेंट जो दोनों में है आप उनको माइनस करेंगे। जब हमें 3 डिफरेंट सेट्स यूज करके निकालने हो तब भी हम करेंगे, तीनों इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो भी है, लेट्स से फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, उन तीनों के स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे जिन्होंने में 2 सब्जेक्ट लिए, उन सबको माइनस कर देंगे। पर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमने इंटरसेक्शन 2 सब्जेक्ट लेने वाले बच्चे हैं उनको हमने एक बार एक्स्ट्रा माइनस कर दिया है, इसलिए हम लास्ट में जो तीनों सब्जेक्ट लेने वाले बच्चे हैं उनको ऐड करेंगे। ये तो फॉर्मूलाज है, इनको आपको बस अप्लाई करने आना चाहिए। उसके बाद कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपको सेट से पता होनी चाहिए वो है, अगर आपको एक ई जैसा सिंबल दिखता है तो उसका मतलब है कि वो बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स से कि हमारा जो पहला सेट था उसमें हमने 1 और 2 और 3 डाले थे, तो यहाँ पे 3 बिलोंग्स टू ए का मतलब है कि 3 इज एलिमेंट ऑफ ए। उसके बाद सी के साथ अंडरलाइन का मतलब है कि वो एक सबसेट को रिप्रेजेंट करता है, और अगर ओनली सी रहा या फिर सी के साथ लाइन को कट है तो फिर वो एक प्रॉपर सेट होता है। नॉर्मली वो यूज नहीं होता पर इट्स स्टिल, और प्रॉपर सेट वो सेट है कि उसमें जो भी सेट है वो उससे कम एलिमेंट्स अकोमोडेट करता है। अगर मैंने 1 to 3 को लिया है तो मेरा 1 to 3 एक्चुअल में खुद का सबसेट होता है, पर यहाँ पे हम उस केस को डिनाई कर देंगे क्योंकि वो एक प्रॉपर सबसेट की कंडीशन है। उसके बाद यूनियन ऑफ 2 सेट्स मतलब कि लेट्स से हमने ए और बी 2 सेट से उनके सारे एलिमेंट्स मर्ज कर दिए, पर हम डुप्लीकेट्स नहीं रखेंगे तो वो ए यूनियन बी हो जाता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो है कि हम वो वैल्यूज को लेके एक सेट बना रहे हैं जिस जो वैल्यूज ए और बी दोनों में भी प्रेजेंट है। उसके बाद सेट डिफरेंस, लेट्स से ए सेट डिफरेंस बी का मतलब है कि हम वो वैल्यूज लेंगे ए के जो बी में नहीं है। नेचुरल नंबर्स ले सकते हैं और उनमें से आप जो प्राइम नंबर्स है उनको निकाल दे सकते हैं, तो आपको सारे क्रोप्राइम नंबर्स का सेट मिलेगा। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर ऑफ सेट सेट डिफरेंस ऑफ प्राइम नंबर्स। उसके बाद जो डबल पैरेलल लाइन्स है उसका मतलब है कि वो कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम मॉड भी कहते हैं। उसके बाद एक नया टर्म आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स इट्स डिनोटेड एज ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मतलब हम ए के ईच एलिमेंट को बी के ईच एलिमेंट्स के साथ पेयर करके लिख सकते हैं, और जो भी सेट आएंगे वो ऑर्डर पे रहते हैं। मतलब अगर ए क्रॉस बी है तो पहले ए के ही एलिमेंट आएंगे और बाद में बी के। आप पहले बी और बाद में ए के नहीं लिख सकते, फिर वो बी क्रॉस ए बन जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लेट्स से ए के अंदर 1 और 2 है और बी के अंदर ए बी है, तो ए क्रॉस बी का 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी। इसे लिखने का सबसे इफेक्टिव वे होगा कि आप पहले ए का एक एलिमेंट ले और बी के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दे, उसके बाद ए का दूसरा एलिमेंट ले और बी के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का मेन है कि आपको पेयर बनाना है। और सब ए कॉमा वन और या फिर बी कॉमा वन नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। वही अगर नॉर्मल सेट रहता तो वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही नेक्स्ट स्टेप ले जाते हैं, स्पेशल कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशंस बनते हैं। लेट्स से हमने एक सेट लिया ए जिसके अंदर ए बी सी वैल्यू है और ए क्रॉस ए कर दिया, एक सेट को उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, तो हमें ए क्रॉस ए मिल जाता है जिसके वैल्यूज होंगे ए बी 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 सी सी। इन सब में से हम अलग अलग टाइप के रिलेशंस बना सकते हैं। टोटल 7 रिलेशंस है जिनमें से हमारे टर्म में हमें बस 3 रिलेशंस मेन है। पहले हम सारे रिलेशंस पढ़ लेंगे, उसके बाद जो मेन 4 रिलेशंस है हम उनको गो थ्रू कर लेंगे। पहले आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन रहते हैं जिसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है, नॉलेज से ब्रैकेट के अंदर जो भी हमने 2 एलिमेंट्स लिखे वो दोनों सेम होने चाहिए बस। इसके अलावा कुछ भी ऐड हुआ तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा। उसके बाद आता है असिमेट्रिक रिलेशंस वो रहते हैं जिसके अंदर लेट्स से अगर ए बी आया तो वहां पे बी ए नहीं आ सकता, सी बी आया तो बी सी नहीं आ सकता। ऐसे रिलेशंस को हम असिमेट्रिक रिलेशंस बोलते हैं जिसके अंदर इनवर्स पेयर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बताने के लिए जो मेन 4 रिलेशंस है वो ये है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इस रिलेशन के अंदर लेट्स से अगर आपने आइडेंटिटी रिलेशन के जो 3 एलिमेंट्स आते हैं ए बी सी मतलब जो सेम है दोनों भी, वो आएंगे, उनके साथ अलग भी आ सकता है। सिमेट्रिक रिलेशन की लेट्स से अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए।
असिमेट्रिक रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन में यही फर्क होता है कि असिमेट्रिक में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते सेम सेट के अंदर, पर इसमें इनवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब ए बी का बी ए हो सकता है सिमेट्रिक में। ट्रांजिटिव रिलेशंस थोड़े अलग रहते हैं। इनमें अगर आपके पास कोई एलिमेंट है ए कॉमा बी और आपके पास एलिमेंट है बी कॉमा सी, तो आपके पास एक एलिमेंट होना चाहिए कि ए कॉमा सी, अगर नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होता। और जब भी हमें ट्रांजिटिव का केस चेक करना है, हम ये प्रूव करते हैं कि वो ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर आपको लेट्स से एक केस मिल गया, ए बी है और बी सी है पर ए सी नहीं है, तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। हो सकता है आपको कोई केस ही ना मिले, ए बी और सी बी अगर आपको मिल गया तो भी वो रिलेशन ट्रांजिटिव होता है, क्योंकि हम उसमें प्रूव नहीं कर सकते कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। वही रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होते जिनमें हम केस प्रूव कर सकते हैं। इसलिए नॉर्मली बाय डिफॉल्ट हमें एज्यूम करना है कि सारे रिलेशन ट्रांजिटिव है, और फिर एक एक एलिमेंट्स को लेके चेक करना है कि वो एक्चुअली फुलफिल करते हैं कि नहीं ट्रांजिटिव होने का नेचर। अगर आप ये केस स्टडी देख पाए कि वो ट्रांजिटिव नहीं है तो वो नहीं है, पर अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए कि वो ट्रांजिटिव नहीं है तो आपको यही मानना है कि वो ट्रांजिटिव है। इसके एग्जाम्पल्स हम इन चारों के देखेंगे लास्ट में एक क्वेश्चन सॉल्व करके। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जिसमें ऊपर के रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों भी रिलेशंस फुलफिल हो जाए। लेट्स से उसमें ए बी बी सी सी भी होने चाहिए, उसके साथ में वो सिमेट्रिक होने चाहिए और साथ में ट्रांजिटिव भी होने चाहिए, तभी जाके वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। उसके बाद फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन इज अ रूल दैट मैप्स ईच इनपुट टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। फंक्शंस को हम इस तरह रख सकते हैं कि लेट्स से आपके पास दो सेट्स है, एक सेट का नाम डोमेन है, दूसरे सेट के नाम कोडोमेन है। तो डोमेन में जो भी वैल्यूज रहेंगे वो एज ए इनपुट हम यूज करेंगे, और जो भी हमारे कोडोमेन में वैल्यूज है वो हमारे आउटपुट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो आउटपुट्स में पॉसिबिलिटी बहुत सारे होते हैं, पर जो एक्चुअल आउटपुट रहते हैं उसे हम रेंज कहते हैं। हमारे पास एक फंक्शन एक्स स्क्वेयर है, तो यहाँ पे हमें पता है कि x के अंदर कोई भी वैल्यूज आ सकती है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, पर हमारा जो आउटपुट है वो बस 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर फंक्शन है वो माइनस साइन को खा लेता है। तो अगर किसी भी फंक्शन को एग्जिस्ट करना है तो उसे वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉलो करना चाहिए। पॉसिबल वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, अगर लेट्स से आपके पास एक फंक्शन का ग्राफ है, एक आप वाई एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर वो लाइन फंक्शन को किसी भी पॉइंट पे एक ही जगह पे काटती है या फिर पास करते एक ही पॉइंट से, तो वो एक फंक्शन है। पर लेट्स से अगर वो किसी भी पॉइंट पे दो पॉइंट पे कट करती है एक ही फंक्शन को, तो वो फिर वो फंक्शन नहीं हो जाता। द रीजन इज बिकॉज फिर जब हम उसके इन्वर्स करने को जाएंगे वो पॉसिबल नहीं रहेगा, इसलिए। नाउ लेट्स से टाइप्स ऑफ फंक्शन। बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस है। फर्स्ट वन टू वन फंक्शन। इसमें ऐसा रहता है कि डोमेन के जो वैल्यूज है और हमारे को डोमेन के जो वैल्यूज है उन सब में एक वन टू वन रिलेशन हो। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ वन ही रिलेशन डिफाइन होना चाहिए एलिमेंट्स के बीच में, वो वन टू वन रहता है। मैनी टू वन फंक्शन वो रहता है जिसके अंदर काफी सारे इनपुट्स एक ही वैल्यू पे जा सकते हैं। एक्स स्क्वायर एक मैनी टू वन फंक्शन है, और मोस्टली जितने भी हमारे इवन फंक्शंस रहते हैं, मतलब एक्स टू द पावर इवन नंबर, वो सारे इवन फंक्शंस रहते हैं जो मैनी टू वन फॉलो करते हैं। और जितने भी ऑड फंक्शन है, मतलब एक्स टू द पावर ऑड नंबर, वो सारे वन टू वन फंक्शंस होते हैं। उसके वन टू वन को एक स्पेशल प्रॉपर्टी भी रहते हैं, उसको हम इंजेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड है ऑन टू फंक्शंस और इनटू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस वो रहते हैं कि आपके डोमेन से मैप करना स्टार्ट किया वैल्यू, मतलब कि आपने रिलेशन फॉर्म करना स्टार्ट किए, तो आपके जो रेंज आता है, मतलब कि जो एक्टिव पार्ट है कोडोमेन का वो और जो कोड कंप्लीट कोडोमेन है वो सेम होने चाहिए। इसका मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए कोडोमेन में जो बिना रिलेशन के रहे। लेट्स से यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। द रीजन इज बिकॉज एक्स स्क्वायर के जो कोडोमेन है उसमें 0 से इन्फिनिटी के सारे वैल्यूज है, पर वही अगर आप रेंज देखें तो उसमें बस कंप्लीट स्क्वायर्स आते हैं, 4 9 0 16 25। वही कोडोमेन में 5 3 7 ये सब नंबर्स भी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने पैरामीटर में √7 पास किया तो वो फुलफिल होगा, पर यहाँ पे हम लोग बस कंप्यूटर नंबर्स पास करें, इसलिए वो फुलफिल नहीं हो सकता। इनटू फंक्शंस वो फंक्शंस रहते हैं जिनके अंदर हमारे रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं हो सकते, जिसके एक्सपेरेंट सारे इवन फंक्शंस रहते हैं वो सारे। ऑल्सो इन ऑन टू फंक्शंस को एक स्पेशल नेम है, इन्हें सर्जेक्टिव फंक्शंस भी कहा जाता है। और जब कोई भी फंक्शन अगर
वन टू वन और साथ में ऑन टू रहे, मतलब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करे तो उस फंक्शन को बाइजेक्टिव कहा जाता है। और ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, जिस भी फंक्शन के पास बाइजेक्टिव प्रॉपर्टी है वो इन्वर्टिबल भी है और वो डिफरेंशियल भी रहता है। ओके, सो अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा रिलेशन है जो किस टाइप के सेट के ऊपर ट्रू होता है। लेट्स से अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास R1 एक सेट है, मतलब हमें एक रिलेशन डिफाइन किया है जिसके एक सेट के ऊपर, जिस सेट में 1 2 3 है। नाउ जो फर्स्ट रिलेशन, उसमें हमें एलिमेंट्स देख सकते हैं कि 1,3 पहला एलिमेंट है, 3,2 नेक्स्ट है, 1,1 थर्ड है, उसके बाद 2,3 है, उसके बाद 3,1। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या, 1 2 3 है तो 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए। क्या इसमें 1 1 2 2 और 3 3 है? नहीं, आप देख सकते हैं कि 1 1 है, 2 2 और 3 3 प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। हम यहाँ पे कलर डिनोशन कर देते हैं। लेट्स से हम ब्लू से रिफ्लेक्सिव को मार्क करेंगे, ग्रीन से सिमेट्रिक को, पिंक से ट्रांजिटिव को और येलो से इक्विवेलेंस को। तो पहले हम साथ में रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखेंगे। पहला तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सेकंड में 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। अगर ये तीनों है तो आपको इसको रिफ्लेक्सिव मार्क कर देना है, क्योंकि अगर इसमें 1 1 2 2 3 3 के अलावा कुछ भी रहता तो वो चल जाता, पर मेन है कि हमें 1 1 2 2 और 3 3 चाहिए, इसलिए हम इसे टिक करेंगे रिफ्लेक्सिव में। उसके बाद इसमें 1 1 है, 2 2 भी और 3 3 भी, तो ये रिलेशन 3 भी रिफ्लेक्सिव हुआ। इसमें कुछ भी नहीं है तो हाँ, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नाउ नेक्स्ट थिंग, हम सिमेट्रिक के लिए देखेंगे। सिमेट्रिक में क्या है, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा है होना चाहिए। इसमें 1 3 है, क्या 3 1 है, 3 2 है, 2 3 है, तो ये सिमेट्रिक है। ऑल्सो जो भी आइडेंटिटी रिलेशन रहता है ना, मतलब 1 1 2 2 3 3, बस इतने रहते, तो इनके लिए आपको कुछ भी चेक करना नहीं पड़ता, ये हमेशा सारे ही रिलेशंस को ट्रू एज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद 1 1 2 3 1 1 का सेम है, 2 3 का 3 2 है और बाकी सेम है, तो इसके लिए ये भी एक सिमेट्रिक फंक्शन है। तो फर्स्ट वन अब तक हमने देखा रिफ्लेक्सिव है, सेकेंड वन सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव दोनों है, थर्ड वन इज ओनली रिफ्लेक्सिव। ना फोर्थ वन में ना ये सिमेट्रिक है और ना रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। 1 3 है, 3 2 है, क्या 1 2 है? नहीं है, तो फर्स्ट वन ट्रांजिटिव नहीं होता। आपको बस ये चेक करना है, एक भी अगर आपको केस मिल गया कि ट्रांजिटिव नहीं है तो आप सीधा कह सकते हैं ट्रांजिटिव नहीं है। इसके अंदर 1 1 है, ये 3 3 है, तो फिर 2 और 2 है, तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। लेट्स से ना थर्ड वन, जो ये ट्रांजिटिव है, इसके अंदर 3 1 है। ओके, सो यहाँ पे देखिए 2 3 और 3 3 है, तो ये 3 3 कॉमन है, पर क्या 2 3 है इसमें? नहीं है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। लास्ट वन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 और 1 है, तो ये ट्रांजिटिव है। एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, ब्रैकेट्स कैसे भी अरेंज हो, पर ब्रैकेट्स के अंदर करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। तो इससे हमने ये पाया कि ओनली जो रिलेशन 2 है वो तीनों को भी सेटिस्फाई करता है, वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इसलिए वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं। जो रिलेशन 1 है वो बस सिमेट्रिक है, जो रिलेशन 2 है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसके बाद जो रिलेशन 3 है वो बस रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन 4 ओनली ट्रांजिटिव है। इसमें जो इक्विवेलेंस रिलेशन रहते हैं उसके लिए आप
या बाकी भी मार्क कर दे सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है, वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, सारे के सारे ट्रू होते हैं इसके लिए। अगर मल्टीपल करेक्ट रहा तो आप चारों टिक कर सकते हैं, और अगर सिंगल करेक्ट है तो आप इक्विवेलेंस टिक करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। डोमेन दिया गया है कि वो आर है, मतलब आर मतलब रियल नंबर है, और हमें पता करना है कि डोमेन क्या है। इसके अंदर की जो डोमेन होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो हमें पता चल गया। इसलिए एक्स की जो भी वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक ही है, ऑल्सो इन्फिनिटी पे ओपन एंड 0 पे क्लोज। द रीजन बिकॉज 0 से लेके आप ऊपर कोई भी नंबर ले उसका स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेट आ सकता है, पर आएगा। वही अगर उससे पहले नेगेटिव लेंगे तो आपको आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जाना पड़ेगा, जिसे अनरियल रूट्स माना जाता है। तो ये इसका आंसर है। आंसर सिंपल रहता है, आपको बस जो भी फंक्शन उसमें वो देखना है कि वो फंक्शन कहाँ पे अनडिफाइन होता है। जो अनडिफाइंड पार्ट है आप उसको निकाल दे सकते हैं आपके मेन रियल नंबर्स के सेट में से, फिर आपको पूरा आंसर सेट मिल जाता है। अभी हमने रियल नंबर्स में माइनस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी रहता है, फिर क्योंकि ये रूट है तो ये नेगेटिव हो नहीं सकते, इसलिए हमने नेगेटिव का पूरा उठा दिया। फिर रूट ऑफ 0 एग्जिस्ट करता है और रूट ऑफ इन्फिनिटी भी एग्जिस्ट करता है, नॉट रियल बट इट डज एग्जिस्ट। देन लेट्स से हमारा फंक्शन दिया है जिसके अंदर जो डोमेन है वो रियल नंबर है, और जो हमारा रेंज या फिर कोडोमेन है, मतलब कोडोमेन है, वो भी रियल नंबर से। तो ये रियल टू रियल फंक्शन, इसको आप आर क्रॉस आर भी लिख सकते हैं। और जो ये फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर दिया गया, मतलब एक इवन फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन आप कह सकते हैं। एंड हमें उसका रेंज फाइंड करना है और फिर उसका चेक करना है कि इफ द फंक्शन इज सर्जेक्टिव और नॉट। ओके, तो सर्जेक्टिव का मतलब हमें उसका ऑन टू नेचर चेक करना। ऑन टू मतलब यही कि उसके जितना भी रेंज है और वो कोडोमेन है वो इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब हमें ये देखना है कि उसका जो फंक्शन की रेंज है वो रियल नंबर्स है कि नहीं। और क्योंकि हमें पता है कि एक एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2 से लेके इन्फिनिटी तक जाती है। जो 2 से लेके इन्फिनिटी को जाती है, और हमें पता है कि रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाते हैं। इससे हमें यह पता चला कि जो हमारा रेंज है वो कोडोमेन का एक सबसेट है, इट्स नॉट अ कंप्लीट कोडोमेन। इसलिए फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो रेंज है इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज का जो सेट है वो एक सबसेट है हमारे कोडोमेन से, इसलिए हमारा फंक्शन जो है वो एक इनटू फंक्शन है। और क्योंकि फंक्शन इनटू है तो वो सर्जेक्टिव नहीं हो सकता, इसलिए इट्स नॉट सर्जेक्टिव। तो ये रहा, हमने रेंज भी फाइंड कर दिया कि वो 0 से इन्फिनिटी है, और उसी के साथ हमने ये भी फाइंड कर लिया कि जो भी उसका रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है, वो एक सबसेट है, इसलिए फंक्शन इनटू फंक्शन है, इसलिए वो एक सर्जेक्टिव नहीं। सो दैट्स इट। Thank you guys, and stay tuned, and also don't forget to like, share and subscribe to this channel. Also, you will get all the updates and the upcoming videos lecture on this channel. Thank you.